ये बड़ी खबर। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले सामने आए हैं। 6 केसेस ऐसे सामने आए हैं। बेंगलुरु में 3, हैदराबाद में 2 और पुणे में 1 मामला सामने आया है। सभी लोग ब्रिटेन से लौटे थे। इनको तीनों राज्यों में आइसोलेशन के लिए रखा गया। इन लोगों के संपर्क में आए तमाम लोगों को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। जिस फ्लाइट से लोग आए थे उसमें सवार तमाम मुसाफिरों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। तो 3 राज्यों में ये केसेस सामने आए हैं। ब्रिटेन से ये सभी लोग लौटे थे। कुल मिलाकर 6 केसेस जिसकी पुष्टि हुई है। ये वही स्ट्रेन है जो ब्रिटेन में पाया गया है, कोरोना का नया स्ट्रेन। और इसको लेकर कहा यह जा रहा है कि ये 70% ज्यादा तेजी से फैलता है। यानी अभी जो मौजूदा कोरोना का संक्रमण चल रहा है उससे अगर इसकी तुलना करें तो 70% ज्यादा इस स्ट्रेन के फैलने की आशंका है। हमारे साथ और जानकारी के साथ इस वक्त मिलन शर्मा जुड़ गई हैं। मिलन, ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला मामला, ब्रिटेन से ये सभी लोग लौटे थे। अभी किस तरह से सरकारें इसको रिसीव कर रही हैं, किस तरह से इस पूरे केस पर अभी निगरानी रखी जा रही है? देखिए 22 दिसंबर से सरकार ने ऐसे भी यूके से आने वाली सारी फ्लाइट्स जो इंडिया आ रही थी उनको बैन कर दिया। उसी दिन 20 लोग ऐसे सैंपल्स जिनके टेस्टिंग के लिए भेजे गए थे जो पॉजिटिव थे, उसमें से अब पता चल रहा है कि जो म्यूटेंट स्ट्रेन है वो 6 लोगों में है। और कहा जा रहा है कि अगर ये वायरस जो है 70% ज्यादा तेजी से फैलता है, इसका मतलब ये है कि 6 लोगों में ये अब पाया गया है। 20 लोगों के सैंपल्स दिए गए थे टेस्टिंग के लिए एनआईवी पुणे, सीसीएमबी हैदराबाद और कई ऐसे लैब्स में, निमहंस बेंगलुरु में, जिसमें से 6 लोग अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं वो नए जो यूके वेरिएंट है उस स्ट्रेन से। तो इसका मतलब ये है कि वो कितने लोगों में फैला होगा उसकी भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अभी जारी है। अब देखना यह है कि 114 टोटल जो लोग पॉजिटिव टेस्ट कर चुके हैं यूके से आने के बाद उनकी जो संख्या है 114 है। उसमें से 6 ये पॉजिटिव पाए गए हैं और भी लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग होना बाकी है, मैं आपको बता दूं। और फिलहाल ये जो 6 लोग हैं इनको आइसोलेट कर दिया गया है, अलग अलग जगहों पे रखा गया है। इनके जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स होंगे उनको भी कॉन्टैक्ट टेस्ट किया जा रहा है। और आज तक पे हमने पहले भी बताया था कि विशेषज्ञों का कहना था कि जब यूके में ये जो म्यूटेंट स्ट्रेन है 60% से ऊपर इन्फेक्शन ये कर चुका है, तो लाजमी है कि भारत में भी इसका आना तय था। और अब सरकार ने ये डेटा खुद जारी करके बताया है कि 6 लोग नए म्यूटेंट स्ट्रेन से जो यूके से आया है उसमें पॉजिटिव पाए गए हैं। बिल्कुल, ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला मामला जिसकी जानकारी मिलन हमें यहाँ पर दे रही है कि इन लोगों के संक्रमित होने के बाद अब एक नए सिरे से इस पर चर्चा भी शुरू हो गई, बहस भी शुरू हो गई। क्योंकि ब्रिटेन में जिसकी जानकारी मिलन दे रही है पहले से ही 60% संक्रमण ऐसे केसेस को लेकर हो चुका है और भारत में इसकी दस्तक देना, और ऐसे समय में जब टीकाकरण को लेकर भी प्रयास शुरू हो चुके हैं, ऐसे समय में इस जानकारी का सामने आना ये वाकई चौंकाता है, चिंता पैदा करता है। मिलन, इसके अलावा जहां पर इन लोगों को रखा गया है वहां पर किस तरह के इंतजाम है? क्योंकि अब तो पहले इन्हें टेस्ट करना होगा और उसके बाद नतीजों के लिए भी इंतजार करना होगा कि आगे ये परिस्थितियां कैसे बदलती हैं। जी देखिए, फिलहाल तो इनको आइसोलेट तभी कर दिया गया था जब ये पहली बारी पॉजिटिव पाए गए थे। इनका जब जीनोम सीक्वेंसिंग हुआ उसके बाद हमें पता चला कि इनमें भी वो यूके वाला स्ट्रेन मौजूद है। अब यूके वाला स्ट्रेन मौजूद होने के कारण इनको पहले आइसोलेट कर दिया गया था, लेकिन इनके जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स हैं, जितने लोगों से ये मिले, उस फ्लाइट में जितने लोगों के पास ये बैठे, उनको भी ट्रेस किया जा रहा है जो पहले से अब तक भारत आए। मैं आपको बता दूं कि 14,000 ऐसे पैसेंजर्स यूके से भारत आ चुके हैं और उनमें से अब एक एक को छांटना और उनकी पॉजिटिविटी देखना, उसके ऊपर उनका जीनोम सीक्वेंस करके ये पता करना कि उनमें वो यूके का स्ट्रेन है या नहीं, ये वाकई में सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है जो सरकार इस वक्त कर रही है। 22 दिसंबर से लेकर अब तक के जितने लोग हैं उसमें जो पॉजिटिव्स का आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। 6 लोगों में ये स्ट्रेन मिला, लेकिन 114 जैसे मैं बता रही हूँ वो टोटल पॉजिटिव्स पाए गए यूके से। और 14,000 से ज्यादा पैसेंजर्स आने के कारण हर राज्य में अब सरकार को देखना पड़ेगा इनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स कौन है और उनको झट से आइसोलेट करना बहुत ही इस वक्त जरूरी है। क्योंकि भारत में मैं बता दूं कोरोना का जो केस लेवल है वो इस वक्त काफी कम चल रहा है। भारत बाकी देशों की तुलना में बहुत अच्छा कर रहा है केसेस को कंट्रोल करने में, लेकिन ये एक चुनौती साबित हो सकती है। बिल्कुल, अब देखना यह है कि यहां से अब आगे एहतियातन क्या कदम उठाए जाते हैं। लेकिन फिलहाल प्रशासनिक अमला जो है वो हाई अलर्ट पर इसलिए भी क्योंकि ब्रिटेन में इस स्ट्रेन के आने से पूरी दुनिया में खलबली मच गई, क्योंकि पहले ही दुनिया निपट रही है कोरोना संक्रमण से और ऐसे में अब एक नए स्ट्रेन का मिलना वाकई मौजूदा दौर की परिस्थितियों को और ज्यादा खतरनाक स्तर पर लेकर जाता है। लैब्स में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि इन 6 लोगों में ये नया स्ट्रेन पाया गया है और ये सभी लोग ब्रिटेन से लौटे थे।
हालांकि आपको ध्यान होगा कि जैसे ही ये खबर सामने आई थी, सरकार ने उसके बाद ब्रिटेन से आने जाने वाली फ्लाइट्स पर पाबंदी भी लगाई थी, इसी वजह से, ताकि इस यातायात को, इस ट्रैवल को रोका जा सके और इस आशंका को खत्म किया जा सके कि भारत में वहां से स्ट्रेन पहुंचे। लेकिन फिर भी अब इन 6 लोगों में तो पुष्टि हो चुकी है। आगे आने वाले दिनों में इन 6 लोगों के संपर्क में आए कुछ और लोगों की जो ट्रेसिंग को लेकर आंकड़ा निकाला गया है, अब उनकी जांच करना भी एक चुनौती इस वक्त सरकार के सामने है। ब्रिटेन से आया कोरोना स्ट्रेन कितना खतरनाक है, ये पुराने कोरोना से कितना अलग है, ये तमाम सवाल आपके जहन में इस वक्त गूंज रहे होंगे। अभी जो वैक्सीन बने हैं, क्या वो ब्रिटिश कोरोना स्ट्रेन पर कारगर होंगे? इन तमाम सवालों पर आज तक ने दुनिया भर के डॉक्टर्स से बात की। आइए आपको दिखाते हैं उनकी राय क्या है। लॉकडाउन, मास्क, 2 गज दूरी, इन तमाम उपायों से बड़ी मुश्किल से हम कोरोना से जंग जीतते नजर आए थे, लेकिन कोरोना के नए रूप ने फिर से देश को सकते में डाल दिया है। कितना खतरनाक है कोरोना का नया रूप। जो वैक्सीन बने हैं वो नए कोरोना पर असरदार होंगे। क्या नया वाला कोरोना बच्चों के लिए भी खतरनाक होगा? क्या कोरोना को परास्त करने वालों को भी हो सकता है नया वाला कोरोना? तमाम सवाल हैं जो लोगों के मन में उठ रहे हैं। इस पर हमने दुनिया भर के डॉक्टर्स की राय ली। हमारा पहला सवाल था, क्या नया वाला कोरोना बहुत ज्यादा खतरनाक है? सिम्टम्स वही रहेंगे, जो तकलीफ होगी, जो सांस लेने में तकलीफ होगी, जो बुखार होगा, जो सिम्टम्स होंगे, वो वैसे ही तरह के पाए जा रहे हैं जैसे पहले की स्ट्रेन्स में थे। तो ज्यादा मरने की आशंका, नहीं तो सीरियस इलनेस या बहुत ज्यादा बीमार होने की आशंका इसमें नहीं है। इसीलिए ट्रांसमिशन ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा आएगा हेल्थ सिस्टम पे अगर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो। सो पब्लिक हेल्थ के लिए थोड़ा सा वार्निंग सिग्नल है, पर प्रिकॉशन लेंगे, टेस्टिंग करेंगे, ट्रेसिंग करेंगे तो ज्यादा खतरनाक वायरस नहीं है। जी। पहले वाले कोरोना से ज्यादातर बच्चे अछूते थे। ऐसा माना गया कि बच्चों और गर्भवती महिलाएं कोविड के खतरे से दूर हैं। लेकिन क्या नया वाला स्ट्रेन भी ऐसा ही है? अंदाजा ये है कि ये बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, पर अभी तक जो डेटा आया है उसके अंदर ये डेफिनेटली नहीं बताया गया कि बहुत सारे बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं या कितना फैल गया है। इसके ऊपर अभी डेटा नहीं है। हमारा अगला सवाल था कि जो लोग एक बार कोरोना से जंग जीत चुके हैं, क्या उनके लिए भी ये स्ट्रेन खतरनाक हो सकता है? तो ये तो सवाल ऐसा है कि शायद नहीं होगा, क्योंकि आज तक जो सेकंड रीइन्फेक्शन के और जो केसेस हमारे सामने में आए हैं, कई लाखों में, करोड़ों में जिन लोगों को कोरोना हो चुका है एक बार ऑलरेडी, उसमें से सिर्फ कई ऐसे 10, 20, 100 लोग हैं जिनको दोबारा कोरोना हुआ है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि ये म्यूटेशन की वजह से दोबारा हो सकता है। इसी से जुड़ा एक और सवाल है, कोविड की अब तक जो वैक्सीन बनी है, क्या वो नए स्ट्रेन पर असरदार साबित होंगी? बीमारी आसानी से लगती है, मगर जो दवाइयां बना जा रही हैं, वैक्सीन बनाए जा रहे हैं, ये इस वेरिएंट पे भी चलेंगे। ये जो भेज बदल के आई है वायरस, इस पे भी ये दवाइयां चलेंगी और जो लक्षण है ये बिल्कुल नहीं बदलने वाले, जहां तक अब तक नजर आ रहा है। कोविड के नए खतरों को लेकर तमाम अहम सवालों के जवाब अब तक आपको मिल चुके होंगे, लेकिन डॉक्टर्स और शोधकर्ताओं को एक और गुत्थी खाए जा रही है कि नया वाला स्ट्रेन कब आया और कहां से आया, क्योंकि जिस सैंपल के नतीजे के आधार पर नए स्ट्रेन के बारे में पता चला है वो सितंबर में ही लिए गए थे। इनको ये सैंपल्स मिले 20 और 21 सितंबर में, जिसको उन्होंने एनालाइज किया अक्टूबर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि सितंबर के महीने में ये वायरस इवॉल्व कर चुका था, म्यूटेट कर चुका था। तो ये कहां से आई ये वायरस, ये अभी तक हमको नहीं पता, बिकॉज और भी कंट्री से ये वायरस आ सकती है, ओरिजिन कहीं और भी हो सकती है, और ये मतलब यूके में आके, पर ये यूके में आइडेंटिफाई हुआ। उम्मीद है नए कोरोना को लेकर आपके मन में उमड़े सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। सावधान रहिए, सारे एहतियात का ख्याल रखिए,
क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में आपकी सावधानी किसी भी दवा या वैक्सीन से ज्यादा असरदार है। आज तक ब्यूरो। भारत में वैक्सीनेशन का प्लान रेडी है, इसीलिए देश के 4 राज्यों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन भी शुरू हो गया है। ड्राई रन का मतलब ये नहीं कि किसी को वैक्सीन दी जा रही है, इसका मतलब ये है कि वैक्सीन देने की पूरी प्रक्रिया का टेस्ट किया जा रहा है। भारत के मिशन वैक्सीनेशन का पहला टेस्ट। वैक्सीन का इंतजार, सिस्टम कितना तैयार? चार राज्यों से वैक्सीनेशन ड्रिल की ग्राउंड रिपोर्ट। वैक्सीन कैसे लाई जाएगी, कैसे रखी जाएगी, कैसे लोगों को लगाई जाएगी, इस सिस्टम का टेस्ट हो रहा है। देश के 4 राज्यों में ये 2 दिन बेहद अहम है। असम, आंध्र प्रदेश, पंजाब और गुजरात में रिहर्सल शुरू हो चुकी है। 2 दिन का मॉक ड्रिल रखा गया है। ये मॉक ड्रिल गांधीनगर और राजकोट में रखा गया है, लेकिन जहां पे वैक्सीन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहेगी वहां पे हम मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं। ये जो एक वॉकिंग कूलर है, यहाँ पे जो मेन सेंटर रहेगा वहां पे वैक्सीन आएगी और इस वैक्सीन के जो वॉकिंग कूलर है उसका जो टेम्परेचर है वो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफी माइनस तक जाता है। फिलहाल इसमें जो तैयारी है उसके तरीके से यहाँ पे जो 4 डिग्री का टेम्परेचर आप देख सकते हैं। वैक्सीन को सही तरीके से पहुंचाने के लिए हर राज्य में ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहां वैक्सीन स्टोर और फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। यहां वैक्सीन के रखरखाव का पूरा इंतजाम है। बड़े बड़े वॉक इन कूलर तैयार हैं। और लोग हैं जिन लोगों को ये वैक्सीन देनी है उन तक पहुंचाने के लिए इस तरीके के जो कूलर है उसका इस्तेमाल होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके के जो कूलर्स है उसको रखा गया है। इसके अंदर जो आइस पैड है वो रखा गया है। माइनस यहाँ पे 5 से कम डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे रखा जाता है। वैक्सीन के लिए 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर जरूरी है। इसी की कोल्ड चेन बनाई गई है। मैन्युफैक्चरर से लेकर बेनिफिशियरी तक यही कोल्ड चेन मेंटेन करना पड़ता है। इसमें कोई चूक ना हो, इसीलिए पहले से टेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पर जो भी वैक्सीन हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट से आएगी वो यहाँ पे रखी जाएगी। यहाँ से हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसको सप्लाई करेंगे। उसके लिए हमारे पास अलग से वैक्सीन वन होती है, उसमें कोल्ड बॉक्स होता है जिसमें जो भी टेम्परेचर रहता है वो मेंटेन होता है। टेम्परेचर जो उसकी रेंज है वो +2 to +8 डिग्री सेल्सियस में इस वैक्सीन को रखना है। और यहाँ हमेशा जो बच्चों की जो वैक्सीन रहती है वो भी इसी टेम्परेचर में हम मेंटेन रखते हैं। तो फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू बेनिफिशियरी वो पूरी +2 to +8 की जो कोल्ड चेन है वो कोल्ड चेन पूरी मेंटेन की जा रही है। इसके आगे वैक्सीनेशन सेंटर यानी जहां पर वैक्सीन लोगों को लगाई जाएगी वहां पर भी पूरी तैयारी है। एक एक बात को परखा जा रहा है। पीएचसी सेंटर पे जो लोग आएंगे उनको वहां पे वैक्सीन दी जाएगी। साथ ही उनके लिए एक अलग से कमरा रहेगा। उस कमरे में करीब उनको 2 घंटे तक रखा जाएगा ताकि अगर वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट है तो वो भी पता चल पाए। लेकिन सबसे पहले जो वैक्सीन है वो इसी सेंटर पे आएगी और यहाँ पे से जो वैक्सीन है वो डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग गांव तक डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। वैक्सीनेशन के बाद आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन रूम में रहना होगा। इसमें देखा जाएगा कि कहीं किसी व्यक्ति को वैक्सीन लगने के बाद साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहे। इसके लिए भी पूरी तैयारी है। साइड इफेक्ट अगर कोई होती है, मान लो कि किसी को चक्कर आ गया, गिर गया वहां पर, तो उसके लिए ही यहाँ पर ये इंतजाम किए गए हैं और उनको ट्रेन भी किया गया है कि ऐसा अगर हो तो उसको पहले सुला देना है और हेड लो पोजीशन उसमें करनी है, राइट। तो ये पूरा ट्रेनिंग उन सबको दिया गया है। और प्राइमरी अगर स्टेबिलाइज पेशेंट हो गया और अगर उनको जरूरत पड़ेगी भी आगे रिफर करना है तो उनके पास सारे कॉन्टेक्ट नंबर भी है। 4 राज्यों में 2-2 जिलों को मॉक ड्रिल के लिए तैयार किया गया है। पंजाब में लुधियाना और शहीद भगत सिंह नगर को वैक्सीन के ड्राई रन के लिए चुना गया है। 2 दिन में यहां पर करीब 12 जगहों पर वैक्सीनेशन का रिहर्सल चलेगा। लुधियाना के 7 केंद्र और SBS नगर
जिला के 5 केंद्रों को ड्राई रन के लिए चुना गया है। मेरे पीछे खन्ना का सिविल अस्पताल है, जहां पर ड्राई रन आयोजित किया जाना है। 28 और 29 दिसंबर को 2 दिन ड्राई रन के लिए रखे गए हैं। आज पहला दिन है, तो आज ज्यादातर डेटा एंट्री होगी। जो कोविन ऐप है उसमें लोगों का जो प्रशासनिक डेटा है वो उसमें अपलोड किया जाएगा। आंध्र प्रदेश की कृष्णा जिले की 12 जगहों पर ड्राई रन आज से शुरू हो गया। इसी तरह असम के नलबाड़ी और सोनितपुर जिले में वैक्सीनेशन के सिस्टम को परखा जा रहा है। All our preparation is ready as per SOP provided by Government of India. We have taken all measure. ये ड्राई रन भारत के मिशन वैक्सीनेशन का पहला टेस्ट है। इसमें हर स्तर पर इस बात की जांच की जा रही है कि अगर कोई कमी है तो उसे असली वैक्सीनेशन तक दूर कर लिया जाए। आज तक ब्यूरो। भारत में सबको वैक्सीन पहुंचाना दुनिया का सबसे बड़ा मिशन होगा, इसीलिए वैक्सीन पहुंचाने वाले सिस्टम का 100% फिट रहना जरूरी है। भारत ने वैक्सीनेशन के अपने प्लान में तैयारियों की कोई कमी नहीं छोड़ी। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। देश के 4 राज्यों में मॉक ड्रिल से ये उम्मीद और बढ़ गई है कि वैक्सीनेशन में भारत का नंबर आने में अब ज्यादा देर नहीं है। खुद सरकार भी बार बार ये कहती रही है कि जनवरी से टीके लगने शुरू हो जाएंगे। जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। सरकार का वैक्सीनेशन प्लान रेडी है। पहले चरण में सबसे पहले 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। उसके बाद 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। फिर 50 साल से अधिक उम्र के लोगों का नंबर आएगा, जिनकी संख्या करीब 27 करोड़ है। चौथा ग्रुप उन 1 करोड़ लोगों का है जिनकी उम्र 50 साल से कम है, लेकिन वो पुरानी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। इस प्लान पर अमल करने वाला सिस्टम भी एक्शन में है। पहले फेज में दिल्ली में 51 लाख लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इसके लिए 1000 वैक्सीनेशन बूथ बनाए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने भी वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। कोल्ड चेन तैयार किए जा रहे हैं। यूपी और बिहार में भी वैक्सीनेशन की तैयारी चल रही है। वैक्सीन स्टोरेज की क्षमता बढ़ाई जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रायोरिटी में 2 ग्रुप्स जो हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। एक तो जिससे हम डेथ्स कम करें, कोविड के कारण जो डेथ्स हो रही हैं उसको और कम करें। इसलिए जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनको वैक्सीन पहले लगनी चाहिए। दूसरा वो ग्रुप है जो जिनको एक्सपोजर के ज्यादा चांसेस हैं, इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस हैं, वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। जब इन सबको लग जाएगा तो काफी हद तक हमारे जो केसेस हैं वो भी कम होंगे और डेथ्स भी कम होंगी। उसके बाद हम और लोगों को भी लगाना शुरू करेंगे, जिससे हमारा ओवरऑल जो केसेस हैं वो कम होंगे। भारत के वैक्सीनेशन प्लान में 3 वैक्सीन सबसे अहम है। पहला नाम पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड का है। दूसरा नाम भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का है। तीसरा नाम फाइजर की वैक्सीन का है। इन तीनों वैक्सीन को भारत में वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी देने के लिए अप्लाई किया जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ी उम्मीद ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से है, जिन पर अटकलें ये भी हैं कि जल्द ही इस वैक्सीन के भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल सकती है। अगर भारत ऐसा करता है, वो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश होगा, क्योंकि खुद ब्रिटेन में इस वैक्सीन को अभी मंजूरी नहीं मिली है, जहां इस वैक्सीन का सफल ट्रायल हुआ है। अब ये कहा जा रहा है कि 4 जनवरी तक ब्रिटेन में भी इस वैक्सीन को मंजूरी मिल जाएगी। इससे भारत की उम्मीदों को पंख लग गए हैं। आज तक ब्यूरो। क्या अगले 72 घंटे में दिल्ली पर जमा देने वाली ठंड का कहर टूट सकता है? क्या मौसम वैज्ञानिकों को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मिल रहे संकेतों ने कुदरत के बड़े खतरे का सायरन बजा दिया है? पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी तो कम से कम यही संकेत दे रही है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तरकाशी, दिल्ली, हिसार, जम्मू, ये तस्वीरें आपके सामने। पूरे कश्मीर घाटी में जमकर बर्फ पड़ रही है, तो वहीं पहाड़ों में जो बाकी इलाकों की भी स्थिति आपको हम दिखा रहे हैं। बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों पर भी असर है।
नए साल की शुरुआत इस बार इसी तरह के कड़कड़ाती ठंड में आपकी हो सकती है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अनुमान भी जारी किया है। देश की राजधानी में तो 2 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। श्रीनगर की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर दूर दूर तक आपकी नजर जहां तक जाएगी आपको सफेद बर्फ में पूरा इलाका ढका हुआ दिखाई दे रहा है। यातायात भी प्रभावित, क्योंकि कई ऐसे रास्ते हैं, हाईवेज हैं, जहां पर बर्फगिरी होने की वजह से यातायात बाधित हो रहा है। लेकिन इस बीच सैलानियों के लिए ये शानदार वक्त, क्योंकि साल के आखिर में जो लोग छुट्टियों के इरादे से ऐसे इलाकों में पहुंचे हैं, उन्हें अपने मनमाफिक मौसम के दर्शन हो रहे हैं। श्रीनगर और रामबन की भी ये तस्वीरों पर आप नजर डालिए। जम्मू कश्मीर का इलाका, जहां पर बर्फबारी के बाद मौसम जिस तरह से बदल रहा है, आम लोगों के लिए सामान्य जनजीवन में मुश्किलें, लेकिन सैलानियों के लिए खुशखबरी। वहीं पटनी टॉप की भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। वैष्णो देवी में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिसकी तस्वीरें कल आपको हमने दिखाई थी। तो देश के हिमालयन क्षेत्रों में इस वक्त जो बर्फबारी का ये नज़ारा है, ये मैदानी इलाकों को भी संकेत दे रहा है कि आने वाले 1-2 दिन में, यानी नए साल के मौके पर मौसम और ज्यादा बदलेगा, ठंड बढ़ेगी। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानों में शीतलहरी। मनाली में मॉस्को जैसे प्रचंड सर्दी की मार। उत्तरकाशी में स्नोफॉल से चक्का जाम। जनवरी से पहले जमा आधा हिंदुस्तान। ताजा बर्फबारी के बाद कश्मीर में इस वक्त क्या हालात हैं, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कश्मीर घाटी में लगातार आज सुबह से ही बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर शहर में भी जैसा आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, बर्फबारी लगातार देखने को मिल रही है। गुलमर्ग, पहलगाम जैसी जगहों पे इसी तरीके से बर्फ लगातार हो रही है। हिल स्टेशंस की जहां तक बात करें तो जहां एक तरफ स्थानीय लोगों के लिए थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इन मौसमी हालातों की वजह से, वहीं दूसरी तरफ टूरिज्म की जहां तक बात करें तो इस मौसम की वजह से, इस बर्फबारी की वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री थोड़ी बहुत एक्साइटेड नजर आ रही है। ईयर एंड की वजह से कई सारे लोग कश्मीर का रुख करते दिख रहे हैं और अब बर्फबारी की इन तस्वीरों को देख के ऐसा जरूर महसूस होता है कि जो टूरिस्ट हैं कश्मीर घाटी में आए हुए, वो जरूर खुद को एंजॉय करते हुए दिख रहे होंगे। मौसम विभाग की अगर माने तो आज दिन भर इसी तरीके से बर्फबारी होने की प्रेडिक्शन की गई है। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी से जिंदगी फ्रीज है, तो उत्तराखंड में कुदरत का कूल अटैक जारी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 48 घंटे बारिश और बर्फबारी का डबल अटैक होगा, यानी बारिश के साथ साथ बर्फ की वजह से भी मुश्किलें बढ़ेंगी। देवभूमि में कुदरत का सफेद अटैक। मौसम की सर्जिकल स्ट्राइक। तस्वीरें उत्तराखंड के यमुना घाटी की हैं। आसमान से बरसी आफत के चलते सड़कों पर कई फुट ऊंची बर्फ जमा हो गई, जो जहां था वहीं फंस गया। तो मेरे को जाना है, प्रतापनगर जाना है, मेरे बच्चे का पॉली का एडमिशन करना है, कल लास्ट डेट है। हाँ। इसलिए मेरे को जो है आज एमरजेंसी में जाना पड़ रहा है, लेकिन जो है जो आप मशीन आ रखी है वो मशीन भी यहाँ पर जो है ये नहीं कर पा रही है, कुछ कर पा रही है। कुछ गाड़ियाँ आगे खड़ी है, कुछ गाड़ियाँ पीछे खड़ी है और मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है। नेशनल हाईवे से बर्फ हटाने का काम जारी है, लेकिन रुक रुक कर हो रही बर्फबारी की वजह से चक्का जाम है। ऐसा ही हाल उत्तराखंड के ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों का है।
पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। शीतलहर के चलते तापमान तेजी से गिर रहा है। भीषण ठंड के चलते लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेते नजर आए। ठंड को देखते हुए जिला अधिकारी ने सभी नगर पालिकाओं को जगह जगह अलाव जलाने और रैन बसेरों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं। प्रमुखता से ऐसे जो मार्ग है वो हमारा जो थल मुंशारी मार्ग है, इसमें कालामुनी क्षेत्र में जो आता है वो प्रमुखता से बाधित हो जाता है। उसके लिए हम लोगों ने पीडब्ल्यूडी के पास में 2 मशीनें, स्नो कटर मशीनें उपलब्ध करने का अनुरोध किया था, उनके पास उपलब्ध है। वहीं टिहरी जिले के घनसाली के ऊपरी हिस्से में जबरदस्त हिमपात जारी है। बर्फबारी के बावजूद जगदी माता का मेला लगा। मेले में स्थानीय लोगों ने बर्फबारी का लुत्फ उठाया। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चक्राता की हैं। यहाँ भी सफेद आफत का कहर टूटा है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड में अगले 48 घंटों में कई पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के आसार हैं। यानी दिसंबर जाने वाला है और जनवरी पूरी तरह जमा देगी। उत्तराखंड में मौसम की भविष्यवाणी एक बार फिर से सटीक साबित हुई है। पहाड़ी जिलों की बात करें तो चाहे वो रुद्रप्रयाग हो, चमोली हो या फिर पिथौरागढ़ हो, जबरदस्त बर्फबारी का आलम वहां देखने को मिल रहा है। पौड़ी जिले में जहां जबरदस्त बर्फबारी हो रही है तो वहीं औली में जबरदस्त बर्फबारी की वजह से पर्यटक वहां पर खींचे चले आ रहे हैं। लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ती देखकर पर्यटन विभाग को क्लोजर की एक बोर्ड लगानी पड़ी है ताकि लोग वहां पर रोपवे का इस्तेमाल ना कर पड़े। कश्मीर में भी कुदरत का कूल अटैक जारी है। श्रीनगर में 1 डिग्री का टॉर्चर है तो लेह में -12 डिग्री तक पारा लुढ़क चुका है। अगर कश्मीर की बात करें, यहाँ पर पहले ही जो बर्फबारी हुई है उसके बाद लगातार पारा गिर रहा है और तापमान लगातार लुढ़क रहा है और आने वाले दिनों में खासतौर के साल के अंत में तापमान में और गिरावट आएगी। अगर लद्दाख की बात करें, वहां पर तापमान 0 से 18 डिग्री नीचे लेह में, जबकि करगिल में 0 से 16 डिग्री नीचे तापमान पहुंच चुका है। जबकि धरती पर सबसे ठंडी इलाके, दूसरे ठंडे इलाके द्रास की बात करें तो वहां पर तापमान -20 तक जाकर लुढ़का है। अशरफानी, श्रीनगर, आज तक। तो कुदरत का ये डबल अटैक, बारिश और बर्फबारी, क्योंकि हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी की वजह से देश के मैदानी हिस्सों में भी ठंड जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाली है। साल के आखिर में तो मौसम विभाग ये अनुमान लगा रहा है कि दिल्ली में खासतौर पर 2 डिग्री तक तापमान जा सकता है। और आपको याद होगा इससे पहले भी 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है दिल्ली के तापमान के मुकाबले में। दिसंबर का महीना इतना ठंडा साबित हुआ, लेकिन श्रीनगर, रामबन, पटनी टॉप, धर्मशाला यानी जम्मू कश्मीर और हिमाचल के ये इलाके